नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 और 6 से 8 विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका लगभग यहाँ से 80% प्रश्न जो है आपको भिड़ने वाला है। तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से जरूर संपर्क करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो अच्छे तैयारी के लिए और कम पढ़ करके ज़्यादा अंक उठाने के लिए, प्रश्न कम पढ़े ज़्यादा अंक उठे, इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे। बाजारू किताब देखिए एकदम नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़े। चलिए चलते हैं। तो देखिए हम आपके लिए क्लास 8 का विज्ञान एक्सरसाइज 7 को लेकर के आए हुए हैं। तो आप सभी जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक झारखंड का जो जैक का किताब है वहाँ पर जाकर के आप सभी देख लीजिएगा एक बार। यह आपको क्लास 8 में विज्ञान सेक्शन के अंतर्गत एक्सरसाइज 7 का प्रश्न होगा। तो यहाँ से देखिए एग्जाम में एक प्रश्न आपका निकल के आता है, इसलिए आप सभी इसको भी दे करके अवश्य जाइएगा, ठीक है। और इसके पहले के यदि आपने यहाँ पर क्लास 6, क्लास 7, क्लास 9 और क्लास 10 का सभी पीडीएफ और वीडियो साइंस का या इसको कह लीजिए जीके का नहीं लिए हैं तो आप सभी अवश्य लीजिएगा। और जो उनको अभी पहली बार वीडियो मिल रहा है माताएं बहनें को, तो वो यहाँ से जुड़ करके जेसीईआरटी का जरूर तैयारी करेंगे, क्योंकि यह केवल शिक्षक के लिए ही पढ़ाया जा रहा है और शिक्षक के लिए सबसे बेस्ट आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं और साथ में उसकी वीडियो क्लासेज भी करवा दी जा रही है, जिससे कि आपको कहीं भी दिक्कत हो तो तुरंत जुड़ करके तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर जेटेट में 101% सफलता अगर लाना है तो आपको यहीं से जुड़ करके तैयारी करना है, क्योंकि आपको यह नोट्स डेली बन रहे हैं, डेली आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर दे करके प्रोवाइड करके आपको सारा चीज ग्रुप में जोड़ करके एक एक चीज को कल क्लियर किया जाता है। इसलिए आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़िएगा। देखने के साथ ही बहुत ही कम कीमत, सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आपको यहाँ पर सारी चीजें, नोट्स भी, क्लास भी और उसके साथ बात करने की सुविधा भी और साथ साथ सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्रैक्टिस सेट भी, सब कुछ आपको इतने ही में मिलने वाला है। बस सभी कभी जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न है, वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा प्रदान करता है क्या कहलाता है, ठीक है। वह रासायनिक प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा प्रदान करता है। देखिए किसी भी चीज को मान लीजिए जलने के लिए, अगर ये फ्लेम है, मान लीजिए, इसको जलने के लिए हमको किसका आवश्यकता चाहिए, तो ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। जैसे अब इसको एक बर्तन से ढक दें तो यह कुछ देर में बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो गया, ये फ्लेम जलना क्यों बंद हुआ, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि कोई चीज यहाँ अभिक्रिया होता है तो उसको क्या कहते हैं, दहन, ज्वाला, लपक या कोई नहीं, तो उसको हम लोग दहन कहते हैं। क्या कहते हैं, दहन कहते हैं उसको, ठीक है। जो पदार्थ जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है, जो पदार्थ जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं उन्हें कहा जाता है दहनशील, अदहनशील, ज्वाला पदार्थ या कोई नहीं, ठीक है। तो जो पदार्थ जलते हैं और जल करके ऊष्मा प्रदान करते हैं उसको हम लोग दहनशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, उसको हम लोग दहनशील पदार्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसमें कौन दहनशील पदार्थ है, इसमें कौन दहनशील पदार्थ है आपको बताना है। लकड़ी, डीजल, पेट्रोल या सभी, कौन इसमें दहनशील पदार्थ है जो जल सकता है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसमें दहनशील में आग किस किस में लगता है, तो लकड़ी में भी है, डीजल भी जलता है, पेट्रोल भी जलता है, यानी इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। यह प्रश्न यूपी टेट में पूछा गया था और सीजी टेट में भी एक बार पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, जो पदार्थ नहीं जलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जो पदार्थ नहीं जलते हैं उन्हें क्या कहते हैं आपको बताना है। देखिए अगर आप 1 से 5 की शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं ना, तो यह आपको जीके जीएस के अंतर्गत एग्जाम में आएगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये मैथ साइंस के अंतर्गत आएगा। यही दो को यह वीडियो जो है जरूरी होगा, बाकी इनको कोई भी लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। जो पदार्थ नहीं जलते उन्हें क्या कहते हैं, दहनशील, अदहनशील, ज्वाला या कोई नहीं, ठीक है। तो जो पदार्थ जल जाते हैं, जिनमें आग लग जाता है, उसको दहनशील पदार्थ कहते हैं, और जो पदार्थ नहीं जलते हैं, जिसमें आग नहीं लगता है, उसको अदहनशील पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो दहनशील पदार्थ जो जलते हैं उसमें प्रदान करते हैं, और जो पदार्थ नहीं जलते हैं उनको अदहनशील पदार्थ कहते हैं। क्लियर हो गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इसमें कौन अदहनशील पदार्थ है, अदहनशील पदार्थ, अदहनशील पदार्थ कहने का मतलब कौन जलता नहीं है, किसमें आग नहीं लगता है, ये चीज हो गया, ठीक है। ये प्रश्न आपका जो है आपका पंजाब टेट का प्रश्न है, एक प्रश्न पंजाब टेट का है।
लोहा, पत्थर, कांच या सभी। लोहा भी आग नहीं लगता है, पत्थर में भी आग नहीं, कांच में भी आग आप उसको जला नहीं सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोहा में आप आग लगाइएगा उससे जलेगा और वो आपको ऊष्मा प्रदान करेगा, ऐसा नहीं होगा, इसलिए अदहनशील। पत्थर में भी वही चीज़ आप जलाने पर वो जलेगा नहीं और ऊष्मा भी प्रदान नहीं करेगा, अदहनशील। और कांच में भी वही जलाने पर जलेगा नहीं और वो आपको ऊष्मा प्रदान नहीं करेगा। तो ये सभी आंसर हो जाएंगे, राइट आंसर सभी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उससे क्या कहते हैं। प्रश्न बहुत बार आ गया है और एमवीवीआई प्रश्न है, ठीक है, 101 बार तो जरूर पूछा गया है। अब बताइए, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं। दहन ताप, तीव्र ताप, ज्वलन ताप या कोई नहीं। तो प्रज्वलन ताप वह ताप है, ज्वलन ताप या कोई कोई इसी को लिखता है प्रज्वलन ताप भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो प्रज्वलन ताप वह ताप है या ज्वलन ताप वह ताप है जिस पर कोई पदार्थ जो है जलना प्रारंभ करता है, ठीक है। अगला है, बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। बिजली के उपकरण हो गए और पेट्रोल जैसे जो दहनशील ज्वलनशील पदार्थ है उसमें आग बुझाने के लिए उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है उपयोग, ठीक है। किसका उपयोग किया जाता है, कार्बन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का या कोई नहीं, ठीक है। तो बिजली के उपकरण में आग लग जाए, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में आग लग जाए तो उसको बुझाना है तो उसके लिए उपयोग, पानी नहीं मारना है, उसके लिए उपयोग होगा कार्बन डाइऑक्साइड। किसका उपयोग होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हम लोग करते हैं जिससे बुझाया जा सकता है, ठीक है। सोडा अम्ल को कहते हैं, सोडा अम्ल को कहते हैं अग्निशामक, दहनशील, अदहनशील या कोई नहीं। तो देखिए, सोडा अम्ल को अग्निशामक के नाम से भी जानते हैं क्योंकि अग्निशामक यंत्र जो आग बुझाते हैं उसमें सोडा अम्ल का प्रयोग होता है। तो सोडा अम्ल को हम लोग क्या कहते हैं, अग्निशामक के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। ये आपका एक बार आया हुआ है, हरियाणा टेट का ये प्रश्न है, ठीक है। सोडा अम्ल को अग्निशामक भी कहा जाता है, राइट आंसर। किसी ईंधन के 1 kg के पूर्ण दहन के उष्मा ऊर्जा में जितनी मात्रा प्राप्त होती है उससे ईंधन का क्या कहते हैं। कैलोरी मान, ऊष्मीय मान, ईंधन मान या कोई नहीं। तो जो ऊष्मा निकलती है उसके मान को हम लोग ऊष्मीय मान कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊष्मीय मान कहते हैं। ईंधन के ऊष्मीय मान के आधार पर सबसे अच्छा ईंधन कौन है। ईंधन के ऊष्मीय मान के आधार पर सबसे अच्छा ईंधन कौन है। हाइड्रोजन, डीजल, पेट्रोल या किरोसिन, कौन है आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें सबसे अच्छा ईंधन जो माना जाता है वो आपको माना जाता है, देखिए, हाइड्रोजन को। किसको माना जाता है, हाइड्रोजन को। और ये बिहार टेट और सीजी टेट और यूपी टेट तीनों जगह पूछा गया, हाइड्रोजन को सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण क्या है। वायुमंडल में CO2 का बढ़ जाना, वायुमंडल में H2O का बढ़ जाना, वायुमंडल में N2O का बढ़ जाना, वायुमंडल में CFC का बढ़ जाना। क्या कारण होता है, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है, जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग होता है उसका मतलब होता है वायुमंडल में यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी तो गर्मी क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। गर्मी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग जो हमारा होता है गर्म, वो CO2 के कारण होता है। तो वायुमंडल में CO2 की अगर मात्रा बढ़े तो कौन सा होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक है किलो जूल, किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम या कोई नहीं, ठीक है। तो ईंधन के ऊष्मीय मान का जो मात्रक है वो है आपका किलो जूल प्रति किलोग्राम। क्लियर। वर्षा जल का अम्ल के साथ पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है। वर्षा का जो अम्ल है, वर्षा का जल का अम्ल के साथ पृथ्वी पर गिरना, देखिए होता क्या है आपको बता देते हैं, ठीक है। किसी किसी क्षेत्रों में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, SO2, NO2 ये सब गैसों की प्रधानता होती है। क्या होती है, प्रधानता, मैंने बहुत व्यापक पैमाने पर जो होता है वायुमंडल में फैले हुए रहते हैं, ठीक है। और कभी क्या होता है, अचानक से उसी एरिया में बरसात हो जाती है, बरसात हो जाती है। तो ये जो वर्षा का जल जाएगा CO2, SO2 के साथ मिलेगा तो ये अम्ल बना देगा। क्या बना देगा, अम्ल बना देगा, ठीक है। ये अम्ल बना दिया तो अब पृथ्वी पर कौन सी वर्षा हो रही है,
जब यह अब SO2 नहीं रहा, अम्ल बन गया, अम्ल बन के पृथ्वी पर गिर रही है, तो इसका नाम है अम्लीय वर्षा। क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है। और इसका जो pH मान है वो 5.6 से कम आंका जाता है, 5.6 से कम आंका जाता है। तो वर्षा जल का अम्ल के साथ पृथ्वी पर गिरना अम्लीय वर्षा कहलाता है। और ये अधिकतर जो है पॉपुलेटेड एरिया में, जहाँ पर जो है पोल्यूटेड एरिया है, प्रदूषित एरिया, वहाँ पर होता है कभी कभार, ठीक है। और इससे बहुत अधिक क्षति भी होती है। मार्बल जो बड़े बड़े भवन स्मारक बनाए हुए रहते हैं वो पीला पड़ जाते हैं, जो उसमें चमक था वो खत्म हो जाता है। और अम्लीय वर्षा से क्या होता है, तो अगर वह नदी में पहुंचे तो नदी में जितने जलीय जीव जंतु हैं वो सभी के सभी मर जाते हैं, सभी के सभी मर जाते हैं। और ऐसा अगर पानी आपके खेतों में जाए तो वहाँ के भी जो फसल है वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, जल जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये अम्लीय वर्षा एकदम याद रखिएगा। अम्लीय वर्षा एक टॉपिक है, आप पढ़ लीजिएगा आप लोग। इसी अम्लीय वर्षा से बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अम्लीय वर्षा किसको हानि पहुंचाती है? ये प्रश्न भी आया हुआ है, यूपी का पूछा गया प्रश्न है, बिहार का पूछा गया प्रश्न, सीजी का, कि अम्लीय वर्षा से किसको हानि होती है? मिट्टी की, फसल की, जलीय जीव जंतु की, ऐतिहासिक भवन स्मारक, या सभी? तो मिट्टी की भी बर्बादी होती है क्योंकि मिट्टी लवणीय हो जाता है। फसल की बर्बादी होती है कि फसल सूख जाते हैं। जलीय जीव जंतु की बर्बादी होती है कि जलीय जीव जंतु मर जाते हैं। और ऐतिहासिक भवन स्मारक की भी क्षति होती है जिससे वो पीला पड़ जाते हैं। यानी राइट आंसर होगा क्या? सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी होगा। इसमें कौन सी विषैली गैस है? इसमें कौन सी विषैली गैस है आपको बताना है, ठीक है। सी है, CO2 है, CO है, NO है, ठीक है। तो इसमें सबसे विषैली गैस जो है वो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होता है। ये कहाँ निकलता है? तो ईंधन का अपूर्ण दहन, जैसे गाड़ी मोटर ये सब खराब रहता है तो उसमें ईंधन पूरा नहीं जल पाता है और क्या होता है, वो यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में आपको धुआं निकालते हैं और वो धुआं कार्बन डाइऑक्साइड होता है। और यही जो कम मात्रा में जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता है बल्कि वह कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है। और यह जो है सभी के लिए हानिकारक होता है। यह आपका बिहार टेट में पूछा था, सीजी टेट में, पंजाब टेट में, ठीक है। तो तीनों जगह आए हुए हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा। ये क्या होता है? तो ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण होता है। तो आप सभी अभी का भी यहाँ पर JCERT टेक्स्ट बुक का पूरा कंप्लीट नोट्स और PDF एग्जाम जाने से पहले एक बार अवश्य पढ़ लेंगे और वीडियो देख लीजिएगा तो यह गागर में सागर भरेगा। और बात कर लीजिएगा तो वो आपके लिए यहाँ पर सोने पर सुहागा हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 500 रुपये में सारी 500 रुपये, सिर्फ 500 रुपये में सारा चीज़ का आपको तैयारी करवा देंगे, सिर्फ क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके। तो आप सभी जुड़ जाइएगा, लग जाइएगा। धन्यवाद।